राकेश कुमार यादव। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर लेके, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीनेट के नाम से जाना जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या हुआ? रसायन का वर्गीकरण। कौन सा चैप्टर पढ़ने रहे हैं बच्चों? रसायन का वर्गीकरण। रसायन में क्या होता है? तत्व। तो यूँ कह लीजिए तत्वों का वर्गीकरण। हम चर्चा बस हम ये देखने चल रहे हैं कि जो तत्व होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे वो यह इस बात पे जोर दे रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तत्वों को आसानी से समझा जाए। चूँकि जब ज़्यादा डिस्कवरी हो चुके थे एलिमेंट, तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि इतने सारे तत्वों को कैसे याद किया जाए। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रयास किया डिवाइड करने के लिए। तो एक पहले साइंटिस्ट थे प्राउड ने क्या किया था? क्लासिफाई के पहला थियरी दिया था, प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स ने क्या कहा था कि जितने सारे तत्व होते हैं वे सब हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कहे थे? कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो यूं कह लीजिए, तो हम ये प्राउड्स हाइपोथेसिस के जान लेते हैं। क्या कहे थे कि सारे एटम किससे बन के बने होते हैं भाई? हाइड्रोजन से। तो ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने सारे तत्व होते हैं वह किससे मिलके बने होते हैं? हाइड्रोजन से। ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इसका किसी भी एटम का अगर परमाणु भार निकालना हो, एटॉमिक वेट निकालना हो, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन के वेट से गुणा कर देंगे, क्योंकि कहा गया है कि हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो क्या करेंगे? अगर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगा? n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या करेंगे? हाइड्रोजन के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एटम का वेट निकल जाएगा। क्या यह फार्मूला आप देखें तो देख लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर किसी भी एटम का हमको परमाणु भार निकालना हो, उसका एटॉमिक वेट निकालना हो, तो हाइड्रोजन के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हम दूसरा देखने चल रहे हैं, डोवेराइनर का ट्रिक नाम। दूसरा साइंटिस्ट कौन थे? डोवेराइनर। तो अब हम देखने चल रहे हैं डोवेराइनर का ट्रायड्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे डोवेराइनर, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। क्या था उनका त्रिक नियम? वो ये कहे थे कि यदि आप एक ग्रुप में, चूँकि उस समय ग्रुप की खोज हो चुकी, ग्रुप के बारे में बात हो रही थी, तो यदि आप एक ग्रुप में 3 तत्वों का समूह बनाएंगे तो क्या होगा? जो पहले और आखिरी तत्वों का परमाणु भार का जो योग होगा उसका औसत निकालेंगे तो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। यानी कि एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एटम इज इक्वल टू मिडिल एटॉमिक वेट। तो देख लीजिए इसको मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए पहले ग्रुप में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, पहले ग्रुप में है। पहले ग्रुप में होते हैं कि नहीं होते हैं भैया? पहले ग्रुप में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, यही तो होते हैं। दूसरे ग्रुप में कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप के समूह के तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, तो पहले ग्रुप में कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों तत्वों का अगर आप देखने चलें तो पहले और फर्स्ट ये है लिथियम, फर्स्ट और
तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम है, और लास्ट एलिमेंट पोटेशियम है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट लिथियम और लास्ट एलिमेंट पोटेशियम को आप जोड़ दें तो 7 + 39, और इसका एवरेज ले लेंगे तो क्या होगा, लगभग 23 आएगा। और यही एटॉमिक वेट किसका होता है, सोडियम का होता है। तो है ना यह नियम काम का। क्या नियम है कि यदि 3 तत्वों को आप एक ग्रुप में व्यवस्थित करें तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट आप उसका औसत निकालेंगे तो मध्य वाले यानी मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम 3 एलिमेंट को आप अरेंज किए तो सल्फर का एटॉमिक होता है 32, सिलियम का होगा 80 और टेल्यूरियम का होता है 120। तो टेल्यूरियम का कितना होता है 128। तो आप दोनों का एवरेज लेंगे 32 + 128, तो ये कितना होगा, लगभग 80 के बराबर होगा। यही सेलेनियम का क्या होता है एटॉमिक वेट, और ये सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। यानी इस नियम से आप क्या करेंगे, 3 तत्वों के नियम को क्या करेंगे, 3 को अरेंज करेंगे और पहले और आखिरी का परमाणु भार को जोड़ देंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज निकालेंगे वो बीच वाले तत्वों के बराबर आएगा। ठीक, तो हम इस नियम को लिख लेते हैं अक्षरशः। ठीक, अब नियम को देख लीजिए डोवेराइनर ट्रायड्स लॉ का। विद इन ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आर अरेंज, एक ही प्रकार के अगर एलिमेंट को आप अरेंज करें किस रूप में, ट्रायड्स रूप में, तो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट एवरेज ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि जो अगल बगल के एलिमेंट हैं उनके एवरेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपने 3 एलिमेंट यानी ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित किया, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम का। तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, ये इसके सिलेनियम के एडजेसेंट क्या है, सल्फर और टेल्यूरियम। तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर और टेल्यूरियम का जो एवरेज होगा वो 80 इसके टेल्यूरियम के बराबर होगा, यानी कि ये होगा 32 + 180 = 2, तो लगभग यही आएगा आपको 80। उसी तरह आप ऐसा कर सकते हैं 7 + 39 / 2, तो ये 23 आएगा। उसी तरह कैल्शियम का होता है 40 और स्ट्रॉन्शियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। तो 137 और 40 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग यही आएंगे। ठीक, तो आप ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट नियम देखने चल रहे हैं किसका, न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ। नेक्स्ट देखने चल रहे हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। एक साइंटिस्ट आए थे न्यूलैंड। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने संगीत के स्वर का नियम दिया था। ठीक है, तो उनको अष्टक सिद्धांत बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। क्या नाम है इसका, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। क्या कहते हैं ये नियम कि यदि तत्वों को संगीत के स्वर के रूप में व्यवस्थित किया जाए, तो संगीत के स्वर क्या होते हैं, अगर उनके रूप में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व की पुनरावृत्ति करेगा, यानी रिपीट होगा। संगीत के स्वर क्या होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, 7 होते हैं। कितने संगीत के स्वर होते हैं, 8। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, यानी कि संगीत का फर्स्ट स्वर क्या है, सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। तो अगर 8वां स्वर क्या होगा, पहले तत्व को रिपीट करेगा। देखिए ये 8वां स्वर है, तो जस्ट क्या हो जाएगा ये कि जो 8वां स्वर होगा वो सेम तत्व को डिनोट करेगा। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। देखिए पहला ये सारे गाम 7 सुर कीजिए। तो फर्स्ट लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम कौन सा ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। और सोडियम कौन सा ग्रुप का है, ये भी फर्स्ट ग्रुप का है। चलिए छोड़ दीजिए सोडियम को, आप यहाँ से शुरू कीजिए। बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। 8वां ही पढ़ रहा है ना, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8। तो 8वां मैग्नीशियम पढ़ रहा है ना, तो पढ़ रहा है तो उसके ग्रुप का है कि नहीं है, तो है। बेरियम किसके ग्रुप का है, मैग्नीशियम के ग्रुप का है। अब बोरान का देख लीजिए, बोरान से देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8, यहाँ से देखिए बोरान के बाद 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8वां तत्व क्या होगा, एल्युमिनियम जो आ रहा है वो किसके समान होगा, बोरान के समान होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संगीत के स्वर के रूप में क्या हुआ, यह नियम था। तो नियम के एक बार देख लीजिए लिखा क्या है, समझ तो गए ही होंगे। इफ एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, every 8 element had similar properties to first element like the first and 8 element note in the music। यानी म्यूजिक के हर स्वर के रूप में एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को। ओके, अब नेक्स्ट देखने चल रहे हैं लोथर मेयर का। अब देखने चल रहे हैं लोथर मेयर कर्व। साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, उन्होंने क्या किया था, एक कर्व प्लाट किया था किसके किसके बीच, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच और एटॉमिक वेट के बीच। तो उन्होंने ऐसा एक ग्राफ डिनोट किया था। अब इस ग्राफ में क्या क्या प्रदर्शित है उसके बारे में आप समझिए। जैसे ग्राफ में सारा एक्सप्लेनेशन होता है क्या क्या है इसमें। तो इस ग्राफ में तीन चार बातें हैं। क्या कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस ग्राफ में जो सबसे टॉप पोजीशन हो, ग्राफ का जो टॉप पोजीशन है उसमें कौन से एटम आते हैं, एल्कली एटम क्या होते हैं। यानी ग्राफ के टॉप पे कौन बैठे होते हैं, एल्कली एटम। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी एल्कली मेटल है तो है साहब। दूसरी बात, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस ग्राफ में जो डिसेंडिंग होगा, ग्रोथ का जो कर्व होता है ना, जैसे ये ग्रोथ कर्व है तो ये डिसेंडिंग होता है, ये असेंडिंग होता है, ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है। तो ये जो डिसेंडिंग होता है ये क्या बताता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और ये जो बॉटम होते हैं ये ट्रांजिशनल एटम होते हैं। क्या बताते हैं ये, ट्रांजिशनल एलिमेंट को। और जो असेंडिंग पोजीशन होते हैं वो हैलोजन एटम होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन एटम। तो तीन बात समझ में आई कि ग्रोथ के टॉप पे क्या होते हैं, एल्कली एटम होते हैं, एल्कली एटम, एल्कली एलिमेंट कहिए। इस ग्रोथ की जो टॉप पोजीशन होता है यहाँ पे वो एल्कली एटम है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिथियम जो टॉप पोजीशन है वहाँ पे कौन सा एटम है, एल्कली। ये टॉप, ये इसका टॉप, ये इसका टॉप, ये इसका टॉप, ये इसका टॉप, ठीक। सब टॉप पे क्या है, एल्कली एटम है। और जो डिसेंडिंग पोजीशन है वहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो डिसेंडिंग है बेरियम है, डिसेंडिंग है मैग्नीशियम है, डिसेंडिंग है स्ट्रोंशियम है, डिसेंडिंग है बेरियम है। समझ में आया। अब ये जो बॉटम होते हैं वहाँ पे कौन होते हैं, बॉटम पे होते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी कि मेटलॉइड जिसको बोलते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड किसको बोलते हैं, ऐसे एटम जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखता हो उसको बोलते हैं मेटलॉइड एटम, उभयधर्मी तत्व जिसको बोलते हैं। अब इस ग्रोथ कर्व के जो असेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है। तो इस असेंडिंग पार्ट पे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। देख लीजिए ये असेंडिंग है तो असेंडिंग पे क्लोरीन है, ये असेंडिंग है ब्रोमीन है, ये असेंडिंग है आयोडीन है। तो ये ग्रोथ कर्व का निष्कर्ष था। अब इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लिख दे रहे हैं, वही आपका कंप्लीट होगा। तो आप समझ जाइए कि क्या कहे थे ये कर्व से, कर्व के माध्यम से। तो 3 लाइन है उसको आप कंप्लीट लिख लीजिएगा कि एट टॉप ऑफ कर्व एल्कली मेटल ऑक्युपाई पोजीशन, यानी कि टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल होते हैं। और एट बॉटम पोजीशन मेटलॉइड, कौन से होते हैं, मेटलॉइड एलिमेंट।
कौन मेटलॉइड होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सब, ठीक है। और अब बात ये आती है असेंडिंग पे कौन है। असेंडिंग पे कौन है, असेंडिंग ऑफ कर्व, कर्व के असेंडिंग पे कौन है, हैलोजन एलिमेंट। हैलोजन एलिमेंट कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। और डिसेंडिंग पे कौन है, डिसेंडिंग पे कौन है, डिसेंडिंग ऑफ कर्व, डिसेंडिंग पे कौन है, डिसेंडिंग पे कौन है बताइए, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, तो ये हुआ आपका निष्कर्ष। एक बार फिर देख लीजिए, ये ग्रोथ कर्व था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। इस ग्रोथ कर्व से तीन चीज़ पता चलती है कि ग्रोथ के टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल होते हैं, बॉटम पोजीशन पे मेटलॉइड होते हैं, और डिसेंडिंग पोजीशन पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और असेंडिंग पोजीशन पे हैलोजन तत्व होते हैं। ठीक, तो आज हमने तत्वों के क्लासिफिकेशन में देखे, तीन नियम देखे थे। प्राउड्स हाइपोथेसिस, क्या होता है प्राउड्स हाइपोथेसिस, कि वो कहे थे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सब हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और तो इसके हिसाब से तो क्या होगा, जितने भी तत्वों का एटॉमिक वेट होगा वो हाइड्रोजन के मल्टीप्लाई में होगा। दूसरी बात हमने देखा कि डोवेराइनर का नियम देखे थे, डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, वो ये कहे थे कि देखिए अगर किसी ग्रुप में तीन तत्वों का आप अरेंज करेंगे तो दो पहले और आखिरी तत्वों का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। ठीक, जैसे आप सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम के बारे में देखे थे। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखे थे, न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम क्या है, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम था कि यदि जिस प्रकार संगीत के 7 स्वर होते हैं उसी तरीके से आप तत्वों को व्यवस्थित करें 8 ग्रुप में, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, तो जो हर 8वां तत्व होगा वो समान गुण धर्म वाला होगा, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला शो करेगा। उसके बाद लोथर मेयर का ग्रोथ कर्व देखे थे, जो अभी आप जस्ट पीछे देखे थे। ओके, थैंक यू।